दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने प्यार और पैसों की लालच में अपने 1 साल के मासूम बच्चे को अनाथ बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा है सूरत के एक पॉश इलाके पार्ले पॉइंट का। 27 जून 2016 की आधी रात को पार्ले पॉइंट के लोगों को एक घर से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उस घर के आसपास के घरों से जब लोगों ने देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि एक औरत अपने बाथरूम की खिड़की से चीख चीख कर मदद मांग रही है। खिड़की का कांच टूटा हुआ था और वो औरत जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रही थी। आस पड़ोस के लोग जब उस लड़की के घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। बेडरूम में एक शख्स की लाश जमीन पे पड़ी हुई है। उसके गले से काफी खून बह रहा है और उसकी बीवी बाथरूम में बंद है। पड़ोसियों ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो लड़की भागते हुए अपने पति के पास जा पहुंचती है और उसकी नब्ज चेक करने लगती है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इन्हीं पड़ोसियों में से किसी ने कॉल करके इसकी सूचना पुलिस को दे दी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब दोस्तों, आपके भी मन में उन सभी पड़ोसियों की तरह कुछ सवाल आ रहे होंगे कि आखिर किसने और क्यों इस बेचारी लड़की के पति को मारा और आखिर क्या कुछ हुआ था इस घर में। ये सब हम आपको आज की कहानी में आगे बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक पति पत्नी की। पति का नाम है दिशित जरीवाला और पत्नी का नाम है वेल्सी। इन दोनों की कहानी शुरू होती है गुजरात के सूरत शहर से। सूरत, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं और न सिर्फ रहते हैं बल्कि यहीं से बैठे बैठे पूरी दुनिया में अपना कारोबार चलाते हैं। दिल से जरीवाला भी एक ऐसा ही नौजवान बिजनेसमैन था। 25 साल की छोटी सी उम्र में ही उसने टेक्सटाइल के बिजनेस में नाम और पैसा दोनों कमाया था। 23 साल की उम्र में दिशित जरीवाला ने वेल्सी से शादी की थी और दोनों की एक बेटी भी थी। करोड़ों की संपत्ति, सूरत में इतना बड़ा कारोबार और एक हंसता गाता खुशहाल परिवार, सब कुछ एकदम परफेक्ट था कि इसी बीच 22 जून 2016 को दिशित जरीवाला के माता पिता अपने किसी रिश्तेदार से मिलने अमेरिका चले जाते हैं। उनके अमेरिका जाने के बाद घर में सिर्फ 3 ही लोग रह जाते हैं, दिशित जरीवाला, उसकी बीवी वेल्सी और उसकी 1 साल की बेटी। करीब 5 दिन बाद 27 जून 2016 के दिन दिशित अपनी बीवी और बच्चे के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर डिनर पर गया और करीब रात 9 बजे वहाँ से दोनों वापस लौट आए। लेकिन उस दिन कोई घात लगाकर बैठा था दिशित का शिकार करने के लिए, और उसके बाद का वाकया तो आपको बता ही दिया है। आधी रात गए वेल्सी ने चीख चीख कर पड़ोसियों को इकट्ठा किया और मालूम पड़ा कि दिशित की हत्या हो चुकी है। पुलिस की टीम जब मौका वारदात पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई तो उन्होंने घर की छानबीन शुरू की। घर का सामान बिखरा हुआ था। वेल्सी दिशित की लाश के पास बैठी रो रही थी। दिशित की सूरत को देख देख कर उसके आंसू पानी की तरह बह रहे थे। दिशित के लाश के पास बैठी उसकी बीवी रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। वो शायद यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका पति, उसकी बेटी का पिता, अब इस दुनिया में नहीं रहा। वेल्सी उस समय इस हालत में नहीं थी कि वो पुलिस की कोई मदद कर सके। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसका बयान लिया जा सके। सुबह हुई तो सभी रिश्तेदार घर पहुंचने लगे। उधर दिशित के माँ बाप अमेरिका से फ्लाइट लेकर भारत लौटने की तैयारी में जुट गए। पुलिस ने काफी छानबीन करने की कोशिश की। आस पड़ोस में कई लोगों के बयान लिए गए। पूरे घर की तलाशी अच्छी तरह ली गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई लीड पुलिस के हाथ नहीं लगी। इस दौरान मीडिया में एक बड़े उद्योगपति के मर्डर की खबर नेशनल न्यूज बन चुकी थी। सूरत के एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या होने की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस प्रेशर में था कि उन्हें जल्द से जल्द ये केस सुलझाना है, और इसलिए पुलिस को इंतजार था कि वेल्सी की हालत थोड़ी सुधरे ताकि वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकें और पता कर सकें कि आखिर उस रात हुआ क्या था। सिर्फ 2 साल ही हुए थे वेल्सी की शादी को और किसी ने उसके पति को उससे छीन लिया, और यही बात सोच सोच कर वेल्सी के आंसू थम नहीं रहे थे। दिशित की हत्या हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी वेल्सी को उसके मरने का गम कुछ इस कदर अपनी गिरफ्त में रखा हुआ था कि वो बेइंतहा सिर्फ रोई जा रही थी। कहा जाता है कि सभी रिश्तेदारों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 3 दिन तक वेल्सी के आंसू नहीं थमे। फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ी मुश्किल से वेल्सी को बयान देने के लिए राजी किया। इसके बाद वेल्सी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस रात की कहानी पुलिस को बताती है।
उसने बताया कि 27 जून की रात को दिशित और वेल्सी एक रिश्तेदार के घर से डिनर करके लौटे थे। घर पहुंचकर दिशित ने गाड़ी पार्क की और फिर वेल्सी और अपनी बेटी के साथ कुछ समय घर के लिविंग रूम में बिताया। कुछ देर बाद जब वो तीनों फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगे तो दिशित को अचानक याद आया कि वो पार्किंग एरिया की लाइट बंद करना भूल गया है। इसलिए वो लाइट ऑफ करने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। इधर उनकी बेटी रो रही थी तो वेल्सी उसको सुलाने के लिए बेडरूम में चली गई। कुछ समय के बाद जब दिशित पार्किंग की लाइट ऑफ करके वापस कमरे में नहीं लौटा तब वेल्सी दिशित को आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर आती है। जब वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंची तब उसने देखा कि 3 नकाबपोश आदमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने दिशित की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था और उनमें से एक ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने एक भी आवाज की तो वो दिशित को मार डालेंगे। ये सब देखकर वेल्सी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। उस दिन वेल्सी तैयार होकर डिनर पर गई थी, इसलिए उसने काफी गहने पहने हुए थे। उन नकाबपोश लुटेरों ने वेल्सी के सारे गहने उतरवा लिए और फिर उसे बाथरूम में लॉक कर दिया। वेल्सी ने यह भी बताया कि जब उसे महसूस हुआ कि शायद अब लुटेरे जा चुके हैं तो उसने अपने पति दिशित को कई आवाजें लगाईं। जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो वेल्सी ने बाथरूम की खिड़की का कांच तोड़कर मदद के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वेल्सी के स्टेटमेंट के बाद उस रात की धुंधली तस्वीर पुलिस को अब साफ साफ नजर आने लगी, पर अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब पुलिस वालों को वेल्सी के स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा था। वेल्सी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने से पहले पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बात नोट कर ली थी कि घर में लूटपाट की वारदात हुई है, इसलिए पुलिस ने दिशित के सभी रिश्तेदारों को भी इंटेरोगेट किया था। इस इंटेरोगेशन में एक बड़ी ही अजीब बात सामने आई थी। पुलिस को मालूम हुआ कि 27 जून के दिन यानी जिस दिन दिशित का मर्डर हुआ उस रात कोई भी रिश्तेदार सूरत में नहीं था। किसी फैमिली फंक्शन की वजह से सभी रिश्तेदार बाहर गए हुए थे, सिवाय दिशित और उसके बीवी बच्चे और वो रिश्तेदार जिनके घर ये लोग डिनर पर गए थे। सिर्फ ये 2 परिवार उस दिन सूरत में थे। पुलिस ने लूटपाट के एंगल को और पक्का करने के लिए घर में जबरन घुसने के सबूत ढूंढे, लेकिन कोई फोर्स एंट्री का सबूत नहीं मिला। ना कोई ताला तोड़ा गया था और ना ही कोई खिड़की जिससे कि कोई घर में घुस सकता हो, यानी जो कोई भी घर में घुसा था वो घर वालों की मर्जी से ही अंदर आया था। अब यहीं से पुलिस के मन में 6 सवाल उठ रहे थे। पहला सवाल, जब घर के फर्स्ट फ्लोर यानी कि जहाँ पे दिशित का बेडरूम था वहाँ पे पार्किंग एरिया की लाइट बंद करने का स्विच था, तो फिर वो लाइट बंद करने के लिए पार्किंग एरिया में क्यों गया? या तो दिशित ये बात भूल गया था या फिर वेल्सी झूठ बोल रही थी। दूसरा सवाल, जब किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती की एंट्री के सबूत मिले ही नहीं तो बदमाश घर में घुसे कैसे? तीसरा सवाल, पुलिस को वेल्सी ने बताया कि 3 नकाबपोश बदमाश घर में दाखिल हुए और दिशित की गर्दन पर चाकू रखकर ऊपर की तरफ चले आए। अब अगर दिशित को मारने का प्लान बन चुका था तो फिर उन बदमाशों ने उसे पार्किंग में ही क्यों नहीं मार दिया? उसे ऊपर लाने का जोखिम क्यों लिया? अगर घर में कोई भी आदमी और मौजूद होता तो हो सकता था कि बदमाशों के लिए मुसीबतें बढ़ जाती। ऐसा बेवकूफी भरा काम कोई भी बदमाश क्यों करेगा? चौथा सवाल, जब लुटेरों ने वेल्सी के सारे जेवर उतरवा लिए थे तो उन्होंने दिशित की सोने की चेन, उसका पर्स और उसकी अंगूठी क्यों नहीं ली? अब ये तो मुमकिन नहीं है कि उन बदमाशों को दिशित की चेन पसंद नहीं आई और वेल्सी के जेवर बहुत पसंद आए। जो सिर्फ लूट के इरादे से किसी के घर में घुसा हो वो यकीनन जो कुछ मिलेगा वो सब कुछ लेकर जाना चाहेगा। सोने की चेन या फिर कीमती अंगूठी ऐसे ही क्यों छोड़ देगा, वो भी तब जब वो आदमी मर चुका हो। पांचवा सवाल, दिशित की लाश जिन पड़ोसियों ने सबसे पहले देखी थी उन्होंने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि दिशित का चश्मा बड़ी ही सफाई से उसकी आंखों पर टिका हुआ था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति के साथ इतना सब कुछ हुआ हो, जिसकी जान चली गई बदमाशों से लड़ाई करने में, उसकी आंखों पर चश्मा कैसे टिका रह गया? यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी वो चश्मा एग्जैक्ट अपनी जगह पर कैसे टिका हुआ था? छठा और आखिरी सवाल, वेल्सी ने अपने बयान में बताया था कि 3 नकाबपोश लुटेरे थे, जबकि उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 2 ही व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। तो अब ये तीसरा व्यक्ति या तो किसी जादूगर की तरह गायब हो गया या फिर कोई तीसरा व्यक्ति था ही नहीं। ये सारे सवाल ऐसे थे जिनका कोई भी जवाब वेल्सी के पास नहीं था।
पुलिस ने इसके बाद वेल्सी की हिस्ट्री निकाली और फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा ये पता करने में कि वेल्सी का शादी से पहले सुकेतु नाम के लड़के के साथ अफेयर हुआ करता था। वेल्सी और सुकेतु एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वेल्सी के परिवार वाले नहीं माने और उन्होंने वेल्सी की शादी दिसित से कर दी। लेकिन वेल्सी सुकेतु को कभी भूल ही नहीं पाई। शादी के बाद भी वो दोनों अक्सर मिलते जुलते रहते थे। इसके बाद पुलिस ने जब वेल्सी से इस बारे में पूछताछ करना शुरू किया तो पहले तो वो बहाने बनाने लगी, पर जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो और सुकेतु एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे, पर वेल्सी दिशित को तलाक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो दिशित की करोड़ों की संपत्ति और उसका कारोबार उसे नहीं मिलता। इसलिए वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि कैसे दिशित को अपने रास्ते से हटाया जाए। इसी दौरान एक दिन अचानक वेल्सी को पता चला कि उसके सास ससुर यानी कि दिशित के माँ बाप कुछ दिन के लिए अमेरिका जा रहे हैं। दिशित को रास्ते से हटाने का उनको एक अच्छा मौका मिल गया था। इसके बाद 27 जून की रात को प्लान के मुताबिक घर आने के बाद वेल्सी मेन डोर लॉक नहीं करती है और फिर आधी रात को सुकेतु और उसका ड्राइवर उसी मेन डोर से घर में एंट्री करते हैं। इसके बाद वो दोनों बेडरूम में जाकर दिशित के ऊपर कंट्रोल करते हैं और फिर वेल्सी के सामने ही उन्होंने दिशित की गला रेत कर हत्या कर दी। वेल्सी ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी अपने प्यारे पति को मारने की, लेकिन उसकी झूठी गवाही ने ही उसका भांडा फोड़ दिया। दोस्तों, वैसे तो अगर वेल्सी चाहती तो बिना किसी की जान लिए ही वो अपने प्यार सुकेतु को पा सकती थी, पर पैसों की लालच ने उसे अपने ही पति का कातिल बना दिया और अपने इस घिनौने कृत्य की वजह से उसने अपनी 1 साल की मासूम बेटी को माँ बाप के साए से दूर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने नाजायज रिश्ते को जायज बनाने के लिए अपने ही पति के खिलाफ एक ऐसी खौफनाक साजिश रच डाली जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस साजिश के तहत उस महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को भी उसके पिता के खिलाफ इस कदर भड़काया कि वो बेटी भी अपने पिता की जान की दुश्मन बन गई। और फिर कैसे उस महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारा, वो सब कुछ बताएंगे हम आपको आज की इस कहानी में। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के पास हरियाणा में एक जगह है यमुना नगर। इसी यमुना नगर में एक करोड़पति परिवार रहता था योगेश बत्रा का। योगेश बत्रा के परिवार में उसकी पत्नी प्रियंका बत्रा, एक बेटी और एक बेटा था। योगेश बत्रा के माता पिता भी उनके साथ पहले रहते थे, पर बाद में योगेश बत्रा ने अपनी पत्नी के नाम से एक आलीशान घर बनवाया और वहाँ वो अपने माता पिता से अलग अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगे थे। जितनी खुशनुमा योगेश बत्रा की जिंदगी थी, उतनी ही खुशनुमा योगेश बत्रा और उसकी पत्नी प्रियंका बत्रा की प्रेम कहानी भी थी। कहते हैं कि प्रियंका बत्रा अपने कॉलेज के दिनों में बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। उन दिनों वो अपने कॉलेज की मिस कॉलेज चुनी जाती हैं और फिर यहीं पहली बार योगेश की नजर प्रियंका पर पड़ती है। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कॉलेज के बाद योगेश अपने पिता की प्लाईवुड बिजनेस को संभालने लगता है और कुछ समय बाद योगेश और प्रियंका दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद योगेश अपनी लाइफ में पूरी तरह सेटल हो चुका था। उसके पास अपने पिता का करोड़ों का बिजनेस था और साथ ही पत्नी के रूप में उसका प्यार भी। लेकिन फिर शादी के 18 साल बाद 27 मई 2016 की रात में अचानक योगेश बत्रा की मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह इसकी खबर पास में रह रहे योगेश बत्रा के माता पिता को मिलती है। अपने बेटे की मौत की खबर से योगेश के माता पिता बुरी तरह से टूट जाते हैं। जब योगेश की मौत का कारण उसकी पत्नी प्रियंका से पूछा जाता है तो वो बताती है कि रात में योगेश ने बताया था कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर वो पानी पीकर सो गया। सुबह जब मैं योगेश को उठाने गई तब मुझे पता चला कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। प्रियंका की बातों से सबको यही लगा कि शायद हार्ट अटैक से योगेश की मौत हुई होगी, पर फिर भी कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो ये चाहते थे कि योगेश की लाश का अंतिम संस्कार करने से पहले उसकी पोस्टमार्टम जांच एक बार जरूर हो जाए। लेकिन प्रियंका ने किसी तरह सबको इस बात के लिए राजी कर लिया कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है
और फिर सभी रिश्तेदार योगेश का अंतिम संस्कार करके अपने घर लौट गए। योगेश की मौत के कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसकी पत्नी और बच्चे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, लेकिन योगेश की मां को अपने इकलौते बेटे को खोने का गम सताए जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने पति से बताया कि उनके सपने में उनका बेटा योगेश आया था और उसने बोला कि माँ, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। सपनों की इन बातों पर योगेश के पिता को लगा कि एक माँ का दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा है और शायद इसीलिए उनकी पत्नी को ऐसे सपने आ रहे हैं। लिहाजा वो अपनी पत्नी की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन योगेश की मौत के कुछ महीनों बाद योगेश की पत्नी प्रियंका की चाल चलन पर योगेश के पिता को शक होने लगता है। असल में योगेश की मौत के कुछ दिनों बाद ही प्रियंका योगेश की सारी प्रॉपर्टी और उसके सारे बिजनेस को अपने नाम करने लगती है और ये बात योगेश के पिता को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो इस पर चुप रहे। योगेश की मौत के बाद योगेश के माता पिता प्रियंका के साथ उसके ही घर में रह रहे थे। कुछ दिनों बाद प्रियंका योगेश के माता पिता को भी घर से बाहर निकाल देती है और उन्हें वापस उनके पुराने घर में भेज देती है। इस दौरान भी योगेश के पिता चुप रहे, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि प्रियंका शुरू से ही उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। लेकिन उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद प्रियंका अपने दोनों बच्चों को भी पढ़ने के लिए देहरादून भेज देती है। अब यहीं से प्रियंका के ऊपर योगेश के पिता को शक होने लगता है और उनके मन में ये ख्याल आने लगता है कि आखिर कोई औरत जिसका पति अभी अभी मरा हो, वो अपने ही बच्चों को पढ़ने के लिए इतना दूर क्यों भेज देगी। प्रियंका की इन्हीं सब हरकतों की वजह से योगेश के पिता का शक प्रियंका पर और ज्यादा गहराने लगता है कि कहीं उनके बेटे की मौत में उसकी पत्नी प्रियंका का तो कोई हाथ नहीं है। लिहाजा वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बहू प्रियंका के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाते हैं। वो चाहते थे कि पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि उनके बेटे की मौत में उनकी बहू का कोई रोल है या नहीं। पर पुलिस के लिए इस केस में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तो कहां से करे, क्योंकि योगेश की लाश का तो अंतिम संस्कार हुए महीनों बीत चुका था और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। तो अब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो प्रियंका के खिलाफ कोई जांच कर सके। लिहाजा पुलिस अब इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है और योगेश के पिता को टालना शुरू कर देती है। धीरे धीरे 4 महीने का वक्त बीत जाता है और पुलिस के टाल मटोल रवैये को देखकर योगेश के पिता ये समझ चुके थे कि पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं ले रही है। इसी दौरान योगेश के पिता को किसी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। करीब 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि प्रियंका का अपने जिम ट्रेनर रोहित के साथ लव अफेयर चल रहा है। प्रियंका के घर में रोहित का अक्सर आना जाना लगा रहता है, यहाँ तक कि दोनों अक्सर शाम को पार्टी करने नाइट क्लब भी साथ में जाते थे। उस डिटेक्टिव ने उन दोनों की कुछ ऐसी तस्वीरें भी ले रखी थी जिसे देखकर वो दोनों भी अपने नाजायज रिश्ते को झुठला नहीं सकते थे। पर अभी तक योगेश की मौत का इन सारी इन्वेस्टिगेशन से कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं जुड़ रहा था और फिर इसी लिंक को स्थापित करने के लिए उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने अपने सोर्सेज की मदद से रोहित और प्रियंका की उस रात की फोन लोकेशन निकाली जिस रात योगेश की मौत हुई थी। कत्ल वाली रात करीब 11 बजे से रात 2 बजे तक रोहित और प्रियंका का फोन लोकेशन एक ही जगह दिखा रहा था और वो जगह थी योगेश बत्रा का वो घर जहां उस रात उसकी मौत हुई थी। अब ये फोन लोकेशन ही वो लिंक था इस केस में जो रोहित और प्रियंका को कहीं न कहीं योगेश की मौत से सीधे सीधे जोड़ रहा था। इसके बाद इन सभी सबूतों को लेकर योगेश के पिता हरियाणा पुलिस के एक बड़े अफसर से मिले और उनको पूरी कहानी सुनाई। सभी सबूतों को देखने के बाद उस अफसर ने योगेश के पिता से वादा किया कि अब इस केस की छानबीन वो अपने तरीके से करेंगे और अगर उनके बेटे की मौत में इन दोनों का कोई हाथ है तो उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। 22 मार्च 2017 यानी कि योगेश के कत्ल के 10 महीने बाद पुलिस रोहित को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करती है। पहले तो रोहित पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पर जब पुलिस सारे सबूत उसके सामने रखती है तो वो टूट जाता है और फिर उस रात की पूरी कहानी वो पुलिस को सुनाता है। रोहित बताता है कि उसकी पहली मुलाकात प्रियंका से जिम में हुई थी। जिम के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और फिर इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रियंका के इस नाजायज रिश्ते की खबर योगेश को हो गई और इसी वजह से प्रियंका और योगेश के बीच अक्सर लड़ाइयाँ शुरू हो गईं।
योगेश की रोज रोज की रोक टोक से प्रियंका तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने योगेश से छुटकारा पाने का प्लान बनाया और फिर उसने रोहित को 2 सुपारी किलर को हायर करने को कहा। रोहित ने यूपी के रहने वाले सतीश और सोनू को योगेश के कत्ल की सुपारी दी। चूँकि सोनू एक निजी अस्पताल में काम करता था, तो उसने ये प्लान बनाया कि वो एक नशीला इंजेक्शन योगेश को लगाएगा और फिर बेहोशी की हालत में उसे नहर में फेंक देगा, जहां उसकी मौत हो जाए। इस प्लान के तहत 27 मई की रात में योगेश के सोने के बाद प्रियंका अपनी कार लेकर स्टेशन जाती है और वहां से रोहित, सोनू और सतीश को अपने साथ लेकर आती है और इसके बाद चारों मिलकर योगेश को वो नशीला इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। पर इस दौरान योगेश की नींद टूट जाती है और धक्का मुक्की में उस इंजेक्शन की नीडल टूट जाती है, जिसके बाद उन चारों लोगों ने योगेश का तकिए से मुंह दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें टूट नहीं गई। दोस्तों, योगेश के पिता का यहाँ पे ये भी कहना था कि जिस दौरान उनके बेटे की जान ये सब ले रहे थे, उस समय बालकनी से उनकी पोती ये देख रही थी कि इस बीच कहीं कोई उनके घर में ना आ जाए। और तो और वो लगातार फोन पे अपनी माँ से बात कर रही थी, जो कि उस समय उसी घर में नीचे मौजूद थी। योगेश के पिता का कहना था कि प्रियंका ने अपनी बेटी को उसके ही पिता के खिलाफ इस कदर भड़का दिया था कि वो भी अपने पिता के कत्ल में इन लोगों का साथ देने लगी थी, लेकिन रोहित और प्रियंका ने इसे बेबुनियाद बताया। खैर, रोहित के कबूलनामे के बाद अगले दिन ही पुलिस ने प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लिया और इनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद पुलिस सतीश और सोनू को भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर 5 साल की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इन सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस केस में अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है कि क्या एक बेटी भी अपने पिता के कत्ल में शामिल थी या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।